हेलो, नमस्कार। मैं सुरेश पांडे। ये आपकी हिस्ट्री की तीसरी क्लास है। 2 क्लास हमारी पहले हो चुकी है। तो हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका हिस्ट्री में कौन-कौन से पार्ट में, प्राचीन इतिहास में कौन से चैप्टर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के बारे में डिस्कस किया था कि इसमें कौन-कौन से चैप्टर आएँगे आपके। उसके बाद हमने आपका मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन-कौन से चैप्टर आएँगे आपके। तो हमने प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था स्टोन एज, पाषाण काल। तो पाषाण काल की हमारी अब तक की एक वीडियो हो चुकी है जो 1 घंटे की रही है। उसमें मैंने आपको पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में डिस्कस किया है। उसमें मैंने आपको पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में डिस्कस किया है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है नवपाषाण काल। तो मैं आज नवपाषाण काल से स्टार्ट करूंगा। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसे बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। तो तो हमने इससे पहले दो टॉपिक डिस्कस कर दिए थे, उनकी जीवन शैली के बारे में जान लिया था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और नवपाषाण काल स्टार्ट करेंगे। एक पॉइंट इसमें छूट गया था हमारा, जो फैक्ट छूट गया था। इसमें एक फैक्ट छूट गया था, जो आग की खोज थी आपकी। आग की खोज आपकी पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। पूरा पाषाण काल में हुई। ये आपका एक फैक्ट रह गया था पिछली क्लास में, शायद मेरा ध्यान नहीं गया होगा इस फैक्ट पे। तो हम नवपाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, मैंने इससे पहले आपको टाइम पीरियड सब डिस्कस करके बताया है, कितना कितना किसका टाइम पीरियड है, कौन सा टाइम कितना टाइम रहा है। तो आप पिछली क्लास में जाके चेक कर लेना एक बार कि कितना का टाइम पीरियड है। बार बार बताने, बार बार नहीं बताऊंगा आपको एक ही पॉइंट, क्योंकि हमारे इसमें फालतू टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारे इस चक्कर में। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इसका टाइम पीरियड इतने से इतने तक है, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो इससे अच्छा है कि हम अपने टाइम का सही प्रयोग करें और आगे बढ़े। तो आप पिछली क्लास में देख लेना, जो 1 घंटे की क्लास आई थी हमारी, जो फर्स्ट क्लास थी, वो इंट्रोडक्शन क्लास के बाद जो फर्स्ट क्लास आई थी आपकी स्टोन एज। इस स्टोन एज का पार्ट 2 है। स्टोन एज पार्ट 2, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख ले एक बार, क्योंकि वहीं से आपका बेस स्टार्ट हो रहा है। हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंचेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 8000 ईस्वी पूर्व से, जिसे बीसी बोलते हैं। मैंने आपको बीसी बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करा था। 4000 बीसी तक बीसी एडी का कॉन्सेप्ट भी आपसे डिस्कस किया था। तो हम देखेंगे कि नवपाषाण काल के जो इंसान थे उनकी जीवन शैली कैसी थी। उन पीछे वाले दोनों पॉइंट भी हमने जीवन शैली से स्टार्ट किया था। जीवन शैली का मतलब होता है लाइफ स्टाइल। तो जीवन शैली कैसी थी। अब क्या होता है कि पिछले दो पार्ट में हमने देखा कि वो शिकारी था। पहले पार्ट में वो जब पूरा पाषाण काल हुआ था उसमें वो शिकारी था प्लस खाद्य संग्राहक था। दूसरे वाले में क्या, मध्य पाषाण काल में क्या होता है, वो शिकारी तो रहता ही है वो, प्लस वो चरवाहा भी बनता है। मतलब जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत होती है मध्य पाषाण काल से। मैंने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल में दोनों ही, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के थोड़े थोड़े अंश देखने को मिलते हैं। तो वही अंश है वही अंश है कि जहां से मानव का विकास सही से प्रारंभ हुआ। उसमें क्या होता है कि पूरा पाषाण काल मतलब मानव 4 पैरों पे चलता था, उससे लेकर उसके कुछ गुण भी मध्य पाषाण काल में दिखाए जाते हैं और नवपाषाण काल भी। जब वो धीरे धीरे उठने लग जाता है, जब वो 2 पैरों में चलना स्टार्ट करने लग जाता है, जब वो जानवरों को पालतू बनाने लग जाता है, जब वो अनाज का उत्पादन करने लग जाता है, ये तब की बात है।
तो उसकी जीवन शैली कैसी थी? इसमें क्या होता है, नवपाषाण काल में वो खाद्य उत्पादक बन जाता है। खाद्य उत्पादक, खाद्य उत्पादक, वो खेती करना आरंभ करते हैं। नवपाषाण काल से खेती एक पॉइंट माना जाता है कि खेती आरंभ होती है, खेती की शुरुआत होती है, खेती की शुरुआत। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है खेती को शुरुआत कौन से काल में हुई, शुरुआत होती है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है खेती की शुरुआत कौन से काल में हुई, तो आप उसका जवाब देंगे नवपाषाण काल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी काल में आप आगे जाके देखेंगे कि पहिए का आविष्कार भी होता है, क्योंकि जब वो मिट्टी के बर्तन बनाने लग जाता है तो वो जो मिट्टी के बर्तन जिसपे बनाते हैं ना वो गोल गोल ऐसे घूम रहा होता है, उसके ऐसे हाथों से मिट्टी को ढाला जाता है, तो मिट्टी का बर्तन बनाते थे। तो उसे समझ आया कि ये चक्का जो वैसे गोल गोल चल रहा है जिसमें मैं मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ, अगर इसको ऐसे खड़ा कर दिया जाए और ये हमारे यातायात के साधन के रूप में यूज किया जाए, दोनों तरफ लगा के बीच में लकड़ी को ऐसे एडजस्ट करके बना के, कुछ जैसे महाभारत टाइम पे या रामायण टाइम पर रथ हुआ करते थे ना, उस टाइम पे बना के क्यों नहीं इसका उपयोग किया जाए। तो ऐसी इसमें एक और पॉइंट है कि वो स्थायी निवासी हो गया था। स्थायी निवासी मतलब स्थायी निवासी हो गया था कि जब खेती करेगा मानव तो स्थायी निवासी हो ही जाएगा, क्योंकि खेती करेगा तो खेती का एक टाइम पीरियड होता है। मान लो कोई भी फसल बोते हैं तो उसके जो टाइम पीरियड होती है कि 1 से 4 महीने बाद ये फसल हो जाएगी या 4 से 6 महीने बाद ये फसल उत्पादन हो जाएगा, तो ये टाइम पीरियड होता है। तो उसको इतने टाइम पीरियड तो वहां रुकना पड़ेगा जानवरों से उस खेती की सुरक्षा के लिए। तो इसीलिए उसने स्थायी निवास भी आरंभ किया, स्थायी निवास बनाकर रहने का आरंभ किया। उसने स्थायी निवास बनाकर रहना आरंभ किया, बनाकर रहना आरंभ किया। अब इस चैप्टर के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाऊं। चलो देखते हैं सबसे कुछ। इसी टाइम पे मिट्टी के बर्तन भी बनाना आरंभ करेगा, मिट्टी के बर्तन बनाना भी आरंभ करेगा, मिट्टी के बर्तन भी बनाना आरंभ किया, क्योंकि वो जब अनाज उत्पादन करेगा या कुछ भी उत्पादन करेगा, तो जब वो अनाज उत्पादन करेगा, यहाँ पे जब मैंने देखा है खेती की शुरुआत करते हैं, तो जब वो यहाँ पे अनाज उत्पादन करेगा, तो जब वो अनाज का उत्पादन करेगा तो वो जब वो अनाज का उत्पादन करेगा तो उसे रखने के लिए, उसे भंडारण के लिए उसे कुछ पॉट ऐसे बर्तनों की जरूरत होगी ना। तो बर्तनों के बिना कहाँ रखेगा उसको ऐसे, तब अब मान लीजिए गेहूं को ऐसे जमीन बिखरा के तो रख नहीं सकते, चावल को बिखरा के रख नहीं सकते, तो उसको बर्तनों की आवश्यकता भी पड़ी, तो इसीलिए वो आगे बढ़ने लगा। तो उसने बर्तनों को बनाना भी आरंभ किया। मिट्टी के बर्तन जो आपके बनाने स्टार्ट किए, मिट्टी के बर्तन। उसके बाद उसने आरंभ किया आपका पशुपालन भी आरंभ किया उसने। अब वो खेती करेगा, एक ही जगह पे रहेगा, आवास बना के रह रहा है, तो जब तक खेती होती है तो उसने पशुपालन भी आरंभ किया, मतलब पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया। ये कौन से पशु हैं जिनके उन्होंने पालतू बनाना आरंभ किया? अब वो शेर को तो पालतू बना नहीं सकता था। उसने देखा कि अपने आसपास जब मानव विकास करने लग गया था, तो उसके आसपास, जब मैंने बताया था तो मध्य पाषाण काल में जब टेम्परेचर बढ़ने लगा था और बर्फ पिघलने लगी थी, पूरा पाषाण काल में क्या होता था, बर्फ पड़ी रहती थी और अतिवृष्टि होती थी। अतिवृष्टि का मतलब होता है कि ओले पड़ने या बारिश बड़ी तेजी से गिरना। तो फिर आपको मतलब पूरा पाषाण काल में ये होता था। उसके बाद आया आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब जलवायु में परिवर्तन होता है। तो मैंने आपको बताया जलवायु में परिवर्तन होता है मध्य पाषाण काल में। तो जलवायु परिवर्तन होता है, तो जब बर्फ पिघलेगी, आपके बर्फ पिघलती है तो जगह खाली होती है, तो जानवर अब दिखाई देने लग जाते हैं, मतलब ऐसे एक तरह से इंसान और जानवर आपस में मिलने लग जाते हैं, आपस में उनका वो होता है टकराव मान लिया, कुछ भी मान लीजिए आप।
तो इंसान और जानवर आपस में टकराव होने लग गया था स्टार्ट। तो वो अपने आसपास देखता था कि हाँ ये आक्रामक नहीं है। जैसे उसने देखा कि कुत्ता, बकरी, ये भेड़ जो भी है आपका, तो उसने ऐसे जानवरों को पालतू बनाए जो आक्रामक नहीं थे। अब मानव शेर को तो पालतू नहीं बना सकता था, सॉरी, शेर को तो पालतू बना नहीं सकता था क्योंकि शेर आक्रामक जानवर है। बाघ को नहीं बना सकता, बाघ आक्रामक जानवर है। आपके सुअर वगैरह कोई जो भी जानवर है, जो भी आक्रामक जानवर है, उनको तो पालतू बना नहीं सकता। तो उसने ऐसे जानवरों को पालतू बनाया जो उसके लिए, जो उसकी दृष्टि में आक्रामक नहीं थे। उसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता आपका औजार। अब औजार कैसे यूज किया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसने जब वो नौपाषाण काल में पहुंचेगा तो उसकी हथियार और औजार, हथियार जिनसे वो शिकार करता था या कुछ भी करता था, वो अब पॉलिश्ड हो गए थे। पॉलिश पॉलिश हथियार मिलते थे। पॉलिश हथियार, हथियार पॉलिश थे। मैंने आपको बताया था ना उससे पहले कि पहले युग में क्या होता था, वो हैंड एक्स टाइप का, हाथ है उठाया फेंका, बस ऐसे चलता था। उसके बाद क्या हुआ, माइक्रो हथियार आए, छोटे छोटे, वो लकड़ी में बांध के ऐसे, मान लो ये लकड़ी है, ऐसे में उसने ऐसे बांधा, ऐसे पकड़ के यूं मारने वाला, मतलब ऐसा इस टाइप में, ऐसे बनाने लग गया हथियार। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पत्थरों को घिस के, उनको टकरा के तोड़ के, तो उसके ऐसे हथियार बनाने स्टार्ट किए। उसके बाद तीसरे युग में क्या हुआ, पॉलिश हथियार। पॉलिश हथियार मतलब कैसे, जैसे आप आज का हथियार देखते हैं टाइप में, देख लीजिए कुल्हाड़ी, तलवार, वो भी पॉलिश होती है, उनको भी पॉलिश की जाती है बनाने से पहले। तो उसने पॉलिश हथियारों को यूज करना आरंभ किया, पॉलिश स्टोन टूल्स। इस पे आपकी एक मूवी आई थी 10,000 BC करके, कि इंसान ने, एक मूवी आई थी, आपको देखनी चाहिए ये मूवी। ये मूवी आई थी 10,000 BC करके, 10,000 BC करके एक मूवी आई थी। इसमें क्या था, इसमें ये बताया गया कि मानव ने कुत्ते को कैसे अपना साथी बनाया, कुत्ता कैसे मानव का साथी बना, कुत्ता इंसान का, मानव का दोस्त, कुत्ता कैसा बना, कैसे बना, डॉग आपका जो होता है कैसे बना। 10,000 BC में ये दिखाया गया। कुछ होती है जो मूवियाँ, जैसे मोहनजोदाड़ो, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आएगी ना, उसमें मोहनजोदाड़ो आएगा, तो मोहनजोदाड़ो मूवी के कुछ पॉइंट उस पे है, कुछ फैक्ट जो बताए गए उनका कल्चर वगैरह वगैरह, वो कुछ कुछ रिलेट कर सकते हैं हम कि उस ऐसा ऐसा होता होगा, उसी पे बेस पे बनी हुई है। तो इसका अब आपका विस्तार क्षेत्र, इसका विस्तार किसके कौन कौन से क्षेत्र में, मतलब विस्तार का मतलब समझते हो आप, इसका अवशेष कहाँ कहाँ मिले विस्तार। तो एक आपका भीमबेटका तो होगा ही, ये तो मैं बताया था आपको, तीनों में होगा भीमबेटका विस्तार, या अंडर कोष्टक में अवशेष भी लिख सकते हैं, कहाँ से प्राप्त है, अवशेष प्राप्त है। भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका MP में है। उसके बाद आपका मेहरगढ़, मेहरगढ़ आपको बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मेहरगढ़ जो पाक में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। उसके बाद आपका मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा, ये ऐसे इस टाइप में, मान लो ये भारत का नक्शा है, तो ऐसे यहाँ 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 ऊपर ऐसे ऐसे इन क्षेत्रों में ये अवशेष मिले इसके। मयूरभंज उड़ीसा, चिरांद, 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 चिरांद का आपका, चिरांद पड़ता है आपका बिहार में, चिरांद बिहार, चिरांद बिहार। भीमबेटका हो गया, मयूरभंज हो गया, मेहरगढ़ हो गया। उसके बाद आता है बुरझोम, आपका आता है बुरझोम, बुरझोम कहाँ है, बुरझोम कश्मीर। ये मैं वो जगह बता रहा हूँ आपको जहाँ से उस नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुरझोम
गुरुफ कराल, गुरुफ कराल, गुरुफ कराल, गुरुफ कराल का आपका, ये आपका श्रीनगर में, ये वाला श्रीनगर नहीं उत्तराखंड वाला, ये जम्मू वाला श्रीनगर की बात कर रहा है आपके, जम्मू वाले श्रीनगर की बात आ रहा है। तो मैं आप बता लिख के देता हूँ यहाँ पे आगे, दोनों जम्मू कश्मीर में, JNK में, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है। कोल्डहेरा, कोल्डहेरा, कोल्डीहरा, कोल्डीहरा, कोल्डीहरा कहाँ पे आपका, कोल्डीहरा कहाँ पे है, कोल्डीहरा आपको यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। के बाद जो मैंने आपको बताया था फैक्ट जो ऐसे पहिए का पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ, समझ रहे हो? जो पहिए का आविष्कार हुआ आपको भी आपके नवपाषाण काल में हुआ। मैंने आपको बताया था ना, मिट्टी के बर्तन बनाता था, ये जैसे मिट्टी के बर्तन बनाएंगे ऐसे एक गोल गोल वो रहता है, मतलब जैसे आपके टायर होते हैं, टायर टायर को टायर ऐसे में चलते हैं ना, ऐसे में, उसको आप ऐसे उल्टा करके ऐसे लिटा के ऐसे में चलाओ, ऐसे ऐसे घूमेगा ना गोल गोल, जैसे आप लोग पहले के टाइम पे घराट हुआ करते थे, घराट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पहले के टाइम में आपके घराट हुआ करते थे ना, जहाँ से गेहूं पिसवाते थे, गेहूं वगैरह पिसवाते थे, पुराने टाइम पे होते थे उसी टाइप में। तो ऐसा होता था, इसमें बर्तन इसको ऐसे हाथ से एडजस्ट किया जाता है, जैसे हम बर्तन बनाएंगे मिट्टी का तो हम ऐसे ऐसे एडजस्ट करेंगे तब मिट्टी के बर्तन बनते थे। तो वो चकला वो पहले ऐसे चलता था, तो मानव मानव ने सोचा क्यों नहीं इसको ऐसे कर दिया जाए, और हमारे यातायात के साधन सुविधा है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए सुविधा हो जाएगी। तो उसने पहिए का आविष्कार भी किया, आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सिर्फ उसको आप 3 स्टार लगा सकते हैं, जैसे आग का आविष्कार, मैं आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था ना, हाँ बताया था मैंने आपको आग का आविष्कार, बताया था आपको, चलो यहाँ पर दोबारा लिख लो यार, आग का आविष्कार, इसको साफ रखो, आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण, सॉरी पाषाण नहीं, पूरा पाषाण काल में हुआ था, आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। ये नोट में डाल देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछता है, ये पूरा है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट लिखाऊंगा, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, इसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट लिखाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट नहीं है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू मैं आपके लिए बना के लाया हूँ इस चैप्टर के, तो मैं वो लिखाऊंगा आपको एक तरफ से, ठीक है? उसमें आपके लगभग सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो सब कवर हो जाएंगे। जो हमारे पास अगर कुछ फैक्ट छूट भी गए होंगे तो वो भी उन क्वेश्चन में मैंने एडजस्ट कर रखे हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको मेहनत से पढ़ना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको जितना पढ़ाया जाए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको उसको रिविजन करना पर डे। चलो अब मैं लिखूं आपको इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू,
या आप इसको वैसे डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, फैक्ट। ठीक है, अब जो आपको सही लगे, पीवाई को डालो, फैक्ट डालो। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, देखो पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने किया? पाषाणकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का अन्वेषण सर्वप्रथम 1862 में सर ब्रूसफूट ने किया था। ब्रूसफूट ने किया था। दूसरा, ब्रूसफूट कौन थे? एक ब्रूसफूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूवैज्ञानिक बोल सकते हैं आप। ब्रूसफूट थे आपके जो भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, एक और पॉइंट, भारतीय प्राग इतिहास के पिता सर रॉबर्ट ब्रूसफूट को कहा जाता है। सर रॉबर्ट ब्रूसफूट को कहा जाता है। हिमावृष्टि और अतिवृष्टि मैंने आपको बताया था। बर्फ प्लस अतिवृष्टि किस कौन से काल में देखने को मिलती है? अतिवृष्टि, सॉरी, अतिवृष्टि किस युग में देखने को मिलती है आपके? ये आपको पूरा पाषाण काल में देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल में क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल देखने को मिलती है। मध्य पाषाण काल में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्लाइमेट में परिवर्तन आ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल का एक अन्य नाम है, अन्य नाम, जैसे उपनाम होते हैं ना, बहुत सारे राजाओं के होते हैं, वैसे पूरा पाषाण काल के दूसरा नाम भी है। इसे आखेट युग के नाम से भी जाना जाता है। आखेट का मतलब समझते हो आप? आखेट युग मतलब शिकार। आखेट मतलब शिकार करना। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, तो इसे आखेट युग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। सिर्फ 2 स्टार बना दो। ठीक है, आखेट युग कहा जाता है। चलो थोड़ा पानी पी लो। एक और पॉइंट है, ताम्र पाषाण काल में सॉरी चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। इसके कुछ एमसीक्यू रह गए, मैं आपको आपके लिए ले आऊंगा लास्ट में। जब हम प्राचीन इतिहास पूरे कर देंगे तो मैं आपके लिए 100-150 एमसीक्यू बना के लाऊंगा। और उसमें ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें आपको स्लाइड के उससे लेके आऊंगा और आपको आंसर बताते जाऊंगा और आपको समझाते जाऊंगा। जैसे किसी भी क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं ना, 1 2 3 4, तो मैं आपको चारों को एक्सप्लेन करके बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या हो। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कल से हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। पढ़ेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
बाय बाय, टेक केयर।